Welcome back student, welcome to lecture number 8. We are already done with ledger. लेजर के बाद और फाइनल अकाउंट से पहले एक ब्रिज होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है जिसे हम नाम देते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट हम कर चुके हैं, कैसे बनता है कर चुके हैं। एक्सपेंसेस एसेट्स का डेबिट बैलेंस है, लायबिलिटीज इनकम्स का क्रेडिट बैलेंस है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं जाता। अगर ट्रायल बैलेंस मैच कर गया तो वेरी गुड, नहीं किया तो कोई मेजर हेड क्वेश्चन में मिसिंग होगा, वो डाल देंगे, जैसे कि सेल्स, परचेजेस, कैपिटल, कैश और बैंक। एंड आफ्टर दैट if all the major accounts are available still the trial balance does not match, so there are two things, या आपने सम गलत किया है या कोई मिस्टेक है जो हमें नहीं मिली, तो हम बैलेंस डाल देते हैं सस्पेंस अकाउंट में ताकि फाइनल अकाउंट्स की तरफ बढ़ा जा सके। आज हम कर रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पहले एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद उसको ट्रायल बैलेंस में कंप्यूट करेंगे। कई बार कई फर्म्स COGS कंप्यूट करती हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज COGS। COGS का मतलब होता है जो गुड्स बेचे उसको बनाने में कितना खर्च हुआ। आई रिपीट, गुड सोल्ड, जो गुड्स बेचे उसको बनाने में कितना खर्च हुआ। इसका फॉर्मूला रहता है ओपनिंग स्टॉक। पहले समझ लीजिए, आपको बाद में टाइम मिलेगा नोट डाउन करने के लिए, पहले सिर्फ समझिए। प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। साल शुरू होने का स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, ड्यूरिंग द ईयर जो गुड्स खरीदे नेट परचेजेस, जो गुड्स बनाने पर खर्च हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड जो गुड्स बिके नहीं दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। इससे हमें यह पता लगता है जो गुड्स बेचे उसका क्या प्राइस था, किस प्राइस पे वो गुड्स बने जो हमने बेचे। ओपनिंग स्टॉक रेफर्स टू द स्टॉक, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं। अगर कोई फर्म COGS कंप्यूट कर रही है, अगर कोई फर्म COGS कंप्यूट कर रही है तो उस केस में COGS ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा क्योंकि ओपनिंग स्टॉक COGS में ऑलरेडी एडेड है। नेट परचेजेस मतलब कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस एंड परचेज रिटर्न नहीं आएंगे। नेट परचेजेस भी ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में नहीं आएंगे। अगर आप ध्यान दें, स्टॉक डेबिट होता है, परचेजेस डेबिट होती हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, बट ये तीनों हम प्लस कर चुके हैं COGS में, तो ये तीनों ट्रायल बैलेंस में नहीं आएंगे पर COGS डेबिट में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक वैसे ट्रायल बैलेंस में नहीं आता बट अब आएगा क्योंकि हमने एडजस्ट कर लिया बट करना नहीं था। नेगेटिव रिलेशन। सी दिस इज पॉजिटिव। ओपनिंग स्टॉक डेबिट करते हैं, डेबिट करेंगे, नेट परचेजेस डेबिट करते हैं, डेबिट करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट करते हैं, डेबिट करेंगे,
बट तीनों को ऐड करके COGS आ रहा है तो सिर्फ COGS डेबिट करेंगे, ये तीनों को नहीं करेंगे। बट क्लोजिंग स्टॉक हम नहीं डालते ट्रायल बैलेंस में, तो अब डालेंगे और डालेंगे डेबिट साइड। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ COGS। एक सम करेंगे COGS का, उसके बाद ट्रायल बैलेंस की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट विल डू ट्रायल 1 क्वेश्चन, उसके बाद ये सारी डिटेल्स मैं क्वेश्चन के नीचे ही लिखवाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। Prepare a correct trial balance from the following trial balance in which there are certain mistakes। आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है और नीचे ट्रायल बैलेंस ही गिवन है और कुछ मिस्टेक्स हैं, उसे रेक्टिफाई करके नया ट्रायल बैलेंस बनाना है। ये सारी डिटेल्स मैं आपको भी लिखवाऊंगा। पहले एक सम करते हैं, फिर उसके नीचे एक्सप्लेनेशन देते हैं। ट्रायल बैलेंस ऑफ क्रॉस 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 as at date is not mentioned, cross cross cross, serial number, account head, ledger folio, debit, credit, amount in rupees। Number 1, COGS, cost of goods sold, debit, इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक आ गया, नेट परचेजेस आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया और क्लोजिंग स्टॉक आ गया, जबकि क्लोजिंग स्टॉक आता नहीं ट्रायल बैलेंस में। नंबर 2, क्लोजिंग स्टॉक 20,000। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 6 में कि जनरली क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। जनरली का मतलब ये है, एक्सेप्शन केसेस में आ जाता है। डेटर्स डेबिट, $30,000, creditors credit, debtors are assets, creditors are liabilities, fixed assets, debit, fixed assets means machinery and all, indirect expenses, डायरेक्ट होता तो इग्नोर कर देते, इनडायरेक्ट है तो आएगा। देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सामान को बनाने के लिए खर्चा किया गया, इनडायरेक्ट सामान को बेचने के लिए खर्चा किया गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट 10,000, सेल्स इनकम क्रेडिट 1 lakh, कैपिटल credit liabilities known as internal liabilities। Your trial balance should match, let's see,
1,60,000 on the debit and 1,60,000 on the credit. ट्रायल बैलेंस इज मैचिंग. क्लोजिंग स्टॉक नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो ऊपर लिखा गया है. दैट्स इट. 3 to 4 marker question it is. But to make this understandable, I'll give you some footnotes कि COGS क्या होता है, कैसे कंप्यूट होता है, जब ट्रायल बैलेंस में हो तो किस तरीके से पुट करते हैं, सो ऑन. लिखिए नोट नंबर 1. Note number 1. Cost of goods sold, that is COGS. Cost of goods sold, that is COGS, is the amount of goods, at cost which is sold during the accounting period, which is sold during the accounting period. Full stop. COGS वो अमाउंट है गुड्स की कॉस्ट पर जो हमने बेचे हैं. फुल स्टॉप. It is computed as लिखिए फॉर्मूला. COGS is equal to opening stock plus net purchases plus direct expenses minus closing stock. Opening stock plus net purchases plus direct expenses minus closing stock. Full stop. Note number 2. While preparing trial balance, while preparing trial balance, COGS will be debited. COGS will be debited. Full stop. Opening stock, net purchases, direct expenses will be ignored. Opening stock, net purchases, direct expenses will be ignored as these are already included in COGS, as these are already included in COGS. Full stop. Closing stock will be debited. So what is the rule? COGS को डेबिट करो, क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करो, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों को इग्नोर करो.
अब बात आती है नेट परचेजेस क्या होता है। यू नो ओपनिंग स्टॉक साल शुरू होने का स्टॉक, यू नो क्लोजिंग स्टॉक साल खत्म होने का स्टॉक। नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, व्हाट आर नेट परचेजेस। नोट नंबर 3, net purchases is equal to cash purchases plus credit purchases minus purchase returns। net purchases होती हैं cash purchases, credit purchases and minus purchase return। what is purchase return? return outward, return outward। Number 4, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो गुड्स को बनाने के लिए खर्च किए जाते हैं, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए खर्च किए जाते हैं, जो स्टॉक के ऊपर डायरेक्टली इंकर किए जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड डायरेक्टली इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। Direct expenses are those expenses which are incurred directly in the process of production। Like कौन से खर्चे डायरेक्टली लगते हैं? कोल फैक्ट्री में, वेजेस, पावर, एक्साइज ड्यूटी, एसेट्रा। कोल, वेजेस, पावर, एक्साइज ड्यूटी, एसेट्रा। अगर क्वेश्चन में अकेले एक्सपेंसेस गिवन है, ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक्सपेंसेस गिवन है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट नहीं है। वी कंसीडर देम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नॉट डायरेक्ट। फुल स्टॉप। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट the nature of expenses, then it will be considered as indirect expenses। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि वो एक्सपेंसेस डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट हैं तो हम उसको मानेंगे इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं। फुल स्टॉप। अब सिंपल से रूल पर जाते हैं। मैंने आपको पूरी कहानी तो समझा दी है। जो सिंपल रूल है ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त वो ये है, दिस इज द रूल। COGS डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, ओपनिंग स्टॉक ignore, purchases ignore, purchase returns ignore, direct expenses ignore। This is the rule। COGS गिवन है तो उसे डेबिट कीजिए, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो उसे डेबिट कीजिए, ओपनिंग स्टॉक को इग्नोर करेंगे क्योंकि COGS में इंक्लूडेड है, परचेजेस को इग्नोर करेंगे क्योंकि COGS में इंक्लूडेड है, परचेज रिटर्न को इग्नोर करेंगे क्योंकि COGS में इंक्लूडेड है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इग्नोर करेंगे क्योंकि COGS में इंक्लूडेड है। दिस इज द रूल व्हेन COGS इज गिवन व्हाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। और कई फर्म COGS कंप्यूट करती हैं, कई नहीं करती। तो इफ COGS is computed, it is the account given in the trial balance, like we have done in question number 23।
द क्वेश्चन सिमिलर टू दिस जिसमें COGS गिवन होगा. क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24. Prepare correct trial balance from the following trial balance in which there are certain mistakes. Trial balance of नाम नहीं given, as at date भी नहीं mention, serial number, account head, ledger folio, debit, credit, amount in rupees. Capital, liability, credit, sales, income, credit, एक्सपेंसेस. क्वेश्चन में देखिए लास्ट में COGS गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है. एक्सपेंसेस कुछ नहीं गिवन तो इनडायरेक्ट माने जाएंगे. डेबिट, अगर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते तो हम इग्नोर कर देते क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस COGS में इंक्लूडेड होते हैं. और अगर क्वेश्चन में कुछ ना गिवन हो तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं, जैसे कि ये 30,000. Opening stock, ignore, it is included in COGS. Fixed asset, debit. Creditors, liabilities, credit. Debtors, assets, debit. Closing stock, वैसे तो क्लोजिंग स्टॉक आता नहीं बट अब आएगा. नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता है बट अब क्लोजिंग स्टॉक आएगा. रीजन इज it is not to be included in COGS but as a part of COGS it is subtracted and hence to be debited. COGS, cost of goods sold, debit. Your trial balance should match with the total of this is 4,80,000 and this is 4,80,000. Trial balance is matching. Trial balance match कर रहा है. I think I am clear with this concept. I have explained it properly. तो नीचे एक नोट दे दीजिए. हमने जिसे इग्नोर किया है, किस चीज को इग्नोर किया हमने? ओपनिंग स्टॉक को. परचेजेस क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, होती तो इग्नोर करते. परचेज रिटर्न क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, गिवन होती तो इग्नोर करते. डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन नहीं थे, गिवन होते तो इग्नोर करते. Opening stock of rupee 90,000 has been ignored. Opening stock of rupee 90,000 has been ignored as
it is already included in COGS. It is already included in COGS. Cool. कई स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है, कई ये टर्म्स पढ़ लेते हैं, कहीं से सुन लेते हैं, पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, बट कभी बुक्स में मेंशन होगा, कोई टीचर बोल देगी तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं ये लिखवा रहा हूं. What is the difference between COGS and adjusted purchases? COGS और adjusted purchases में क्या डिफरेंस है? सॉल्यूशन, आंसर सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, दैट्स इट. COGS का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. दिस इज COGS. जबकि एडजस्टेड परचेजेस का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. दैट्स इट. COGS का मतलब है जो सामान बेचा उसको बनाने का खर्चा, और एडजस्टेड परचेजेस का मतलब होता है परचेजेस में स्टॉक को एडजस्ट करना, एक्सपेंसेस को एडजस्ट ना करना. दैट्स इट. ये एडजस्टेड परचेजेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज ये एक बहुत कॉमन टर्म है जो टीचर्स बोलते हैं, बुक्स में मेंशन होती है. Just for that knowledge I have explained this. Write down the question. What is the difference between COGS and adjusted purchases? What is the difference between COGS and adjusted purchases? Write down the answer. The basic difference between the two items is direct expenses. Full stop. आगे फॉर्मूला लिख लीजिए. COGS is equal to opening stock plus net purchases plus direct expenses minus closing stock. Whereas अब आप एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला लिखेंगे. whereas adjusted purchases is equal to opening stock plus net purchases, opening stock plus net purchases minus closing stock. So what is the basic difference? डायरेक्ट एक्सपेंसेस COGS में आते हैं, एडजस्टेड परचेजेस में नहीं आते. आई रिपीट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एडजस्टेड परचेजेस में नहीं आते, COGS में आते हैं. दैट्स इट. मूविंग ऑन. चलिए
अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, वैसे से अच्छा सा मीन्स जिसमें सारे पॉइंट्स कवर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, पास जर्नल, प्रिपेयर लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। पहले सारी जर्नल एंट्रीज, फिर जर्नल एंट्री से सभी लेजर्स और फिर ट्रायल बैलेंस। शुरू करते हैं जर्नल से। ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आएगा, बट आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला जाएगा। इट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ CBSE in +1। आपको कुछ 20 एंट्रीज लेनी है, उसमें से सारी जर्नल के बाद सारा लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाना है। चलिए शुरू करते हैं जर्नल से। मेक द फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ राम। वो जगह मैंने छोड़ी है लेजर के लिए। इन द बुक्स ऑफ राम जर्नल फॉर्मेट डेट, particulars, ledger folio, debit, credit, amount in rupees, continue, date, particulars, ledger folio, debit, credit, amount in rupees। जर्नल चल रहा है हमारा। जर्नल शुरू करते हैं। ए, जर्नल से बनाना है लेजर, लेजर से बनाना है ट्रायल बैलेंस। राम कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश एंड बिल्डिंग दिस मच। 3 लाख का कैश, 5 लाख की बिल्डिंग। तो जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस commenced, being business commenced। 3 लाख का कैश, 5 लाख की बिल्डिंग, 8 लाख की कैपिटल। बी, आफ्टर लीविंग अ लाइन, एक लाइन छोड़ के, ओपन द बैंक अकाउंट विद PNB बाय चेक फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट। बैंक में पैसे जमा कराए सेविंग अकाउंट से। सेविंग अकाउंट मीन्स घर के पैसे, घर के पैसे मतलब कैपिटल। घर के पैसों से बिजनेस का अकाउंट खोला। द एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बैंक अकाउंट ओपन्ड। $93,000 घर के पैसे बिजनेस में लेके आए बैंक की फॉर्म में। सी, आफ्टर लिविंग अ लाइन, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राहुल ऑफ पानीपत ऑन कैश। राहुल से गुड्स खरीदे कैश में। सो द एंट्री वुड बी परचेजेस टू कैश। Purchases account debit to cash account
being goods purchased on cash 12,000। चाहे पर्सन का नाम गिवन है, हार्डली मैटर्स, खरीदे तो गुड्स कैश में ही है। डी, सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन क्रेडिट, उधार पे गुड्स हरी को बेचे, उधार पे गुड्स हरी को बेचे। सो द एंट्री वुड बी हरीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, being goods sold on credit। 30,000 के गुड्स बेचे हरी को। E, purchased goods from Sham, Meerut, UP for list price 42 at 10% trade discount। गुड्स खरीदे हैं, कैश में या क्रेडिट में एज सच मेंशन नहीं है, बट पर्सन का नाम गिवन है। क्योंकि पर्सन का नाम गिवन है, सो इट्स अ क्रेडिट परचेज। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू शाम, being goods purchased on credit। क्रेडिट पे गुड्स खरीदे हैं हमने, कितने? 42,000 माइनस 10% टीडी, टीडी रिकॉर्ड नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते। 42,000 माइनस 10%, 37,800, 37,800। F, sold goods on cash costing 30 at 25% profit on cost and trade discount allowed 5%। sold goods on cash, cash में goods बेचे। the entry would be cash account debit to sales account, cash account debit to sales account, being goods sold on credit। क्रेडिट पे गुड्स बेचे, कितने? we have to compute। let's write working note 1। this is working note 1। how much is cost? 30,000। पहले प्रॉफिट प्लस करेंगे, कितना प्रॉफिट प्लस करने? 25%। सो 30,000 के गुड्स, 25% का प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट इज 7,500। सो इट्स 37,500। 30,000 प्लस 25%। ट्रेड डिस्काउंट 5% माइनस ट्रेड डिस्काउंट 5%। 37,500 का 5% इज 1875। सो माइनस करके रह रहे 30,000 प्लस 25% माइनस 5%, 35,625। कैश टू सेल्स 35,625। जी, पेड सैलरीज बाय चेक, सैलरीज पे की हैं चेक से। द एंट्री वुड बी सैलरी अकाउंट डेबिट या सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग सैलरी पेड बाय चेक। 12,500। 2 more एंट्रीज टू गो, अभी 2 एंट्रीज और पेंडिंग है। एंट्री नंबर H, रेंट आउटस्टैंडिंग टू S शर्मा, रेंट आउटस्टैंडिंग टू S शर्मा। द एंट्री वुड बी रेंट अकाउंट डेबिट टू
आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट बीइंग रेंट ड्यू 37,000. Don't write S Sharma. I repeat, don't write S Sharma. Outstanding rent represents S Sharma. Last entry, entry number I. Goods returned to Sham of list price 8,000. शाम को गुड्स वापस कर दिए 8,000 के. शाम को हमने गुड्स वापस किए हैं, हमने शाम को गुड्स वापस किए हैं, तो इट इज परचेज रिटर्न. एंट्री वुड बी शाम टू परचेज रिटर्न, शाम टू परचेज रिटर्न बीइंग गुड्स रिटर्न्ड at 10% ट्रेड डिस्काउंट. अब मेजॉरिटी बच्चों का ध्यान गया होगा कि 10% ट्रेड डिस्काउंट तो गिवन ही नहीं है. भाई चेक करो, ई पार्ट में जब शाम से गुड्स खरीदे थे तो 10% ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदे थे. जब शाम से गुड्स खरीदे थे तो 10% ट्रेड डिस्काउंट पर ही तो खरीदे थे. ये देखिए, तभी तो यहाँ पर 10% माइनस करके आया था, तो वो ही 10% अब यहां भी माइनस होगा, तो इट वुड बी 7,200. दिस एंट्री इज इंपॉर्टेंट. ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में गिवर नहीं है, बट 10% ट्रेड डिस्काउंट हमें खुद चेक करना पड़ा कि वो ई पार्ट में था, क्योंकि शाम से जब हमने गुड्स खरीदे थे तो टीडी पे खरीदे थे, तो जब गुड्स वापस करें तो टीडी पर ही वापस होंगे. यू नो दैट सेम जीएसटी, सेम टीडी, सेम प्रॉफिट मार्जिन व्हेन देयर आर रिटर्न्स. दिस इज जर्नल. कल के लेक्चर में करेंगे लेजर. इसी जर्नल का लेजर कल के लेक्चर में किया जाएगा. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.